ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं काफ़ी 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज़ मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। गले में मेरे को इन्फेक्शन हो गया था। अभी भी मुझे इन्फेक्शन है, तो चलते इसके हिसाब से थोड़ा दूर हो गया। तो आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू बाय अ रीसेल फ्लैट इन मुंबई। और बेसिकली मुंबई बताऊंगा, तो बाकी वो आप पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सेम ही प्रोसेस होंगे, लेकिन मुंबई का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं और अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँगा। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग रीसेल फ्लैट और जैसे जो डायरेक्टली बिल्डर के थ्रू फ्लैट लेते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। रीसेल फ्लैट बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, जहाँ पर लोग ऑलरेडी रह चुके होते हैं और सोसाइटी वगैरह फॉर्म हो चुकी होती है और पूरा लोकेलिटी वगैरह यूजुअली डेवलप हो जाती है तब तक। ठीक है ना। तो और जो बिल्डर डेवलप करते हैं वो प्रॉपर्टी में कभी कभार जैसे मतलब थोड़ा आउट एरिया में रहती है या कभी इधर भी रहती है, तो सोसाइटी नहीं फॉर्म रहती है, तो उसकी अलग चलते हैं फ़ायदे नुकसान है, तो उसकी रिगार्डिंग एक हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम लोग रीसेल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो रीसेल प्रॉपर्टी में बेसिकली जैसे मतलब आप कभी भी परचेज़ करने की कोशिश करोगे तो आप इस तरीके से मतलब उसको देखना कि मतलब इमीडिएटली आपको पोजीशन मिल जाए। जैसे कि मतलब मैं इधर मतलब मेरा जैसे ही मेरा मतलब डील क्लोज़ हो और मैं इमीडिएटली मतलब उसमें रह सकूँ। ऐसा नहीं कि कोई उसमें अभी कोई बंदा हैवी पे रह रहा है या हैवी डिपॉजिट पे रह रहा है या रेंट पे रह रहा है, तो फिर वो पोजीशन मतलब पोजीशन इज़ द की, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। रीसेल फ्लैट के अंदर भी ये बात है और डायरेक्ट फ्लैट के अंदर भी यही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करना है कि मतलब हो सके तो ब्रोकर को अवॉइड करना है, बिकॉज मुंबई में तो 2% का ब्रोकरेज चार्ज रहता है जो भी आपकी डील वैल्यू रहेगी उसके ऊपर। तो अगर समझ लीजिए आपका 50 लाख का घर का कॉस्ट है तो आपको 1 लाख रुपीज़ खाली ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको वो एडिशनल कॉस्ट बायर के ऊपर ही आ जाता है। ठीक है, तो अनलेस आपको ब्रोकर कुछ ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डील नहीं दे रहा है जिसके अंदर वो आपका 5 लाख बचा के दे रहा है, तो आप ब्रोकर को अननेसेसरी 1 लाख रुपीज़ नहीं देना। ठीक है, और अब अगर कोशिश यही करना कि मतलब आप विदाउट ब्रोकरेज ही करने की कोशिश करना, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और ऐसा भी नहीं कि विदाउट ब्रोकरेज, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकरेज अगर आप नहीं दे रहे हो तो इसके अंदर कोई भी आप जैसे कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करना। आप आपके जो लॉयर है उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। ब्रोकर से बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करते हैं लॉयर। ठीक है, तो जो आप ब्रोकर को 1 लाख दे रहे हो वहाँ पर अगर आप लॉयर को 5,000 भी दोगे तो आपके लिए जो बोले वो काम करके देंगे, वो पूरा आपको स्टार्ट टू एंड हेल्प करके देंगे। ठीक है, तो लॉयर को आप उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं हम बात करेंगे थोड़ा सेल मतलब किस तरीके से बाय घर परचेज़ होता है वैसा। तो जैसे आप अगर परचेज़ करोगे घर, तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि घर मतलब उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे है। और अगर आप मतलब फ्लैट में ले रहे हो तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वाला फ्लैट भी मतलब आप लेना उसके अंदर आपको लोन भी पॉसिबल है और जैसे मतलब वो लीगल भी होता है, बाकी उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वाला आपको फ्लैट लेना है और आपको जितने भी चेन एग्रीमेंट है 13 ईयर्स के पुराने, मतलब एक बिल्डर ने किसी को बेचा, फिर किसी और ने किसी और को बेचा, फिर किसी और ने किसी और को बेचा, वो सब आपको ओरिजिनल लगेंगे। क्योंकि अगर आप कैश में लोगे तो आप लोग को लगेगा ठीक है मैंने मेरा और मेरे इसके पहले वाले का जो है वो मैं एग्रीमेंट ले लिया और मेरा काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। और कभी कभी उनके रह के भी सामने वाले बायर लोग वो जो बेचने वाले वो लोग वो करते हैं कि नहीं वो मेरे को इनकम टैक्स के लिए लगेगा और प्लीज़ मैं नहीं दे सकता, ये वो ऐसा वो करते हैं। ये आप गलती आप ये जल्दबाजी कभी भी नहीं करना। आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके सब ओरिजिनल जितने भी आपके चेन एग्रीमेंट से आपकी सब ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप बैंक आपको लोन पास ही नहीं करेंगे आपका लोन। ठीक है, तो चेन एग्रीमेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो आपका सेल डीड हो गया, सेल एग्रीमेंट हो गया, वो होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं बाकी जो आपका OCCC जो बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है, यही मेनली डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके अंदर। आपका इंडेक्स 2 रहता है, तो उससे आपको वो मतलब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जैसे उसका पूरा बुकलेट रहता है, वो आपको बिल्डर बना के देगा, जो भी है वो आपका पुराना है, जो इसने भी पेपर बनाया वो पूरा आपको बना के देगा। ठीक है, और पोजीशन लेटर भी इंपॉर्टेंट रहता है उसके अंदर, ये ध्यान रखो। कभी कभी कैसा रहता है OCCC रहता है, सबको जगह पोजीशन लेटर नहीं लेते, जितने भी लोगों ने जितने भी उसके अंदर सबके अलग अलग पोजीशन लेटर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आप अगर सब आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने पास रखोगे तो आपके लोन को पास होने में या लोन को मतलब आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी परेशानी होती रहेंगी। ठीक है,
और इंसान तो खाली मौका ही ढूंढता है बस, खाली कैसे भी करके इंसान काम को अननेसेसरी डिले करने का और उसको प्रॉब्लम में लाने का, ताकि कहीं ना कहीं से कुछ कमीशन खाने मिले, कुछ करप्शन करने मिले। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और क्योंकि मोस्टली बैंक, अगर आप बैंक के लोन के थ्रू लोगे तो बैंक तो फिर सवाल ही नहीं उठता, वो तो आपको लोन पास ही नहीं करेगी, आपकी डील हो ही नहीं पाएगी। लेकिन मोस्टली कैश वाले लोग कैसे करते हैं, इतना डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, वो ब्रोकर के थ्रू डील करते हैं और ब्रोकर ही उनको बोलता है मैं ही पेपर बनाऊंगा, मैं ही पेपर बनाऊंगा। और उसके अंदर वो ब्रोकर को कितनी नॉलेज है, क्या नॉलेज है, और बहुत सारी इश्यूज़ आती है, एक से बढ़कर एक। बोलते ना, वो एक वीडियो भी निकला था रफ़ीक मर्चेंट और उनका सबका, वो रवि केवल रमानी का, कि हर घर ब्रोकर वाला। तो वो आप देखना, बहुत फ़नी वीडियो है, बहुत ज़रूरी वीडियो है, वो सबको देखना चाहिए। कि पान वाले समझेगा नहीं, और पता नहीं कैसे कैसे लोग ब्रोकर बन जाते हैं, और फिर बाद में फिर वो जो बंदे का 50 लाख 1 करोड़ जाता है उसको तकलीफ़ होती है। उनको क्या है, उनकी तो 1 करोड़ कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं होंगे उन्होंने, ऐसे लोग ब्रोकर बन जाते हैं। ठीक है, तो रही बात ये। और फिर उसके बाद में आपको ये बात है कि ये सब आप करने के बाद आप कोशिश कर, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो आप ये मतलब कोशिश करना कि आप है ना उसके अंदर सेल डीड बनाना, सेल एग्रीमेंट नहीं बनाना। सेल एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है जो कि हम एक फ्यूचर डेट में ये चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। और सेल डीड जो होती है वो पूरी डन डील रहती है। ठीक है, उसके अंदर फिर कोई चेंजेस नहीं, मतलब वो किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। डीड हो गई मतलब बात ख़त्म, समझेगा नहीं। उसके आगे फ्यूचर में ऐसा होगा या वैसा, वो टाइप के क्लॉजेज उसके अंदर लिखे हुए नहीं रहते। जैसे सेल एग्रीमेंट में ऐसा रहता है कि हम मतलब ये अभी एग्रीमेंट होने के बाद ये एग्रीमेंट अभी सबमिट होगा, फिर उसके बाद में उनको बैंक से पैसा डिसबर्स होगा, ये सब लिखा हुआ रहता है एग्रीमेंट में। तो वो सब आपको नहीं करना, क्योंकि आपका तो कैश है ना, मतलब तो आपको क्यों फ्यूचर का मतलब वो सब चीज़ करनी है। आपने पेपर दिया, मेरे को सेल डीड बनाओ, बात ख़त्म। ठीक है, और फिर ये होने के बाद आपको है ना, मतलब जो आपके जो लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी वहाँ पर जाके आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और जब आप वो करोगे तो उसके अंदर भी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि 0.2% सेल वैल्यू का, या जो कुछ भी है एग्रीमेंट वैल्यू का जो आपके शो किया है आपने ऑफिशियली उसका। तो वो सब चीज़ भी आप पहले ही कंसीडर करना, नहीं तो आप डील कर दोगे, बाद में उधर जाओगे वहाँ मालूम पड़ेगा कि आपको इतना इतना चार्जेस देना पड़ेगा। तो वो सब जो भी है 50% या जो भी उसके रिगार्डिंग आप बात कर लेना। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं रहती कि उसके बाद भी पैसा लगता है, तो वो वहाँ पर वो उनको अपने जेब से फिर पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रा ध्यान में रखना। प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो चीज़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेती है, जो भी आपके नज़दीकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहेगी, मतलब जो एरिया में वो आएगा वो। ठीक है, और उसके अलावा आपके सोसाइटी के ट्रांसफ़र चार्जेस होते हैं। सोसाइटी के ट्रांसफ़र चार्जेस ऐसे होते हैं जैसे कि मतलब 50-50 देते हैं, या जो भी आप दोनों पार्टी, मोस्टली तो 50-50 होता है, लेकिन जो भी दोनों पार्टी ने म्यूचुअली एग्री करी वो हिसाब से सोसाइटी के ट्रांसफ़र चार्जेस होते हैं। तो उसके अंदर कैसे होता है, मैक्सिमम सोसाइटी आपसे 25,000 ले सकती है। आपको अगर सोसाइटी कुछ भी उल्टी सीधी अमाउंट चार्ज करे तो उसके रिगार्डिंग आप प्रोविजंस है, उसके रिगार्डिंग केस कर सकते हो, उसको आगे एस्केलेट कर सकते हो मैटर आपके वकील के थ्रू। ठीक है, और 600 रुपीज़ न्यू मेंबर की एडिशन चार्जेस रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना, मतलब 25,600 से ऊपर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है सोसाइटी ट्रांसफ़र के लिए। और सोसाइटी की एनओसी आपको मिलेगी जब वो आपका पूरा ड्यूज़ क्लियर रहेगा, तो वो ड्यूज़ क्लियर करके देगा जो भी आपका वो बंदा जो बेच रहा है वो चीज़ के एनओसी आपको सोसाइटी से, नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट की एनओसी आपको लगेगी। बैंक में यूजुअली लगती है। आप रीसेल का फ्लैट ले रहे हो तो मतलब डायरेक्ट अगर कैश है तो आपको नहीं लगती है, क्योंकि वो तो सोसाइटी आपको डायरेक्टली आपके नाम पे नया बिल इशू करना चालू कर देती है ना। अगर आपको सेफ साइड पे रहना है तो आप बोल सकते हो सेक्रेटरी को कि मुझे एक लेटर हेड के ऊपर एक नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट जो मेरे पुराने ओनर है उनके नाम से बना के दे दो, वो दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया और आपका सेल डीड हो गया। और रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट कैसा होता है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, कोई जगह पे ऐसा होता है कि मतलब जो वैल्यू, जैसे कैश की डील की बात करता हूँ मैं। कैश की डील में कैसे होता है, क्योंकि जैसे अभी जो भी आप लोग उसका 6% आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जितनी लो वैल्यू मतलब हम बना दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं उसके अंदर, और किसके अंदर, तुम्हारा जो पेपर होता है वो जो एग्रीमेंट वैल्यू होती है वो जितनी लो हम को करेंगे उसके अंदर को डालेंगे वो अच्छा है। तो वो अगर आप करोगे तो उसके अंदर कैसे आपका थोड़ा मतलब जैसे आप 10 लाख रुपए अगर कम कर दिए तो उसका 6% के हिसाब से आपका उतना पैसा आपका सेव हो जाएगा। ठीक है ना, 10 लाख का 10% आपका 1,60,000 रुपीज़ बेसिकली आपका सेव हो जाएगा। तो अगर आप वैसा कर रहे हो तो आप डायरेक्ट कैश में आप वो भी कर सकते हो, लेकिन रेडी रेकनर वैल्यू से आप नीचे नहीं जा सकते।
एक रेडी रेकनर वैल्यू होती है जो कि एक वो पर्टिकुलर एरिया की, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की डिफाइंड होती है कि भाई इतना मिनिमम प्राइस इसका है ही है। मार्केट वैल्यू कैसा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है, लेकिन रेडी रेकनर वैल्यू से के नीचे आप सौदा नहीं हो सकता, मतलब डील नहीं हो सकती है, रजिस्टर नहीं हो सकता, फ्लैट ऊपर हो सकता है नीचे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कैश मिल रहा हो तो रेडी रेकनर वैल्यू या उससे 5-10 हज़ार रुपया ऊपर रख के आप उसका सौदे को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी आप एग्रीमेंट बनाओगे वो एक प्रोफेशनल, एक अच्छे वकील के थ्रू जो ये काम में काफ़ी माहिर हो, इस काम की उसको काफ़ी नॉलेज हो, उसी के थ्रू बनाना, ठीक है। ऐसे चलते फिरते कोई भी वकील को पकड़ के, कोई भी ब्रोकर को पकड़ के मैं भी बनाता, मेरे पास कंप्यूटर है मैं टाइप करता, वैसा नहीं करना, नहीं तो आप इतना पछताओगे, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी भर की ये कमाई है और उसके अंदर ज़रा सा भी इधर उधर हेर फेर हो गया तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि खास करके उन लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग पहला अपना घर ले रहे हो और जिनके पास एक ही घर है और लोन पे नहीं ले रहे, मतलब एक ही घर है, मतलब कहीं बेच के कहीं दूसरी जगह ले रहे हैं, ठीक है। उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हो सके तो रीसेल फ्लैट ही ले, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ना ले, या तो फिर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे तो भी ऐसी प्रॉपर्टी ले जिसमें ऑलमोस्ट 95% काम कंप्लीट हो चुका है, जिसका एकदम हार्डली 2-3 महीने में पोजीशन मिलने वाला है ना, ऐसी प्रॉपर्टी का डील करें, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी का आप वो प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ऑलरेडी पोजीशन दे चुका है और जो बिल्डर के पास आखिरी का 1-2 फ्लैट इधर उधर बचा रहता है ना, वो आप ले सकते हो, मतलब उसमें थोड़ा आपको रिस्क कम रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। मैं मेरे जान पहचान में कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मतलब पैसा दे दिए, 6-7 साल से बेचारे इंतज़ार कर रहे अपनी प्रॉपर्टी का, मतलब अपने फ्लैट का मिलने का, और उनको फ्लैट मिल रहा नहीं। फिर वही सब डिप्रेशन में इंसान जाता है। लोन अगर आपका है तो बैंक आपको बोलती है कि आप लोन को, हमको नहीं मालूम वो क्या, मतलब वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, हम आपका केस करेंगे, हम सारफेसी एक्ट के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे वगैरह वगैरह। वो उनके जो भी बैंक के मतलब वो रहते हैं लोन के, जो लोग जानकार हैं उनको पता रहेगा, सारफेसी एक्ट होता है। तो लोन अगर आप नहीं भरोगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी को कोलेटरलाइज जो आपका एसेट है उसको वो लोग जब्त कर सकते हैं उसके थ्रू, सारफेसी एक्ट का, ये बात है। और सेकेंडली इसके अंदर एक और चीज़ है, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको लीगली बता दिया, जितनी मेरे से हो गई, जितनी मेरे को ध्यान रही, जितनी मेरे को समझ में आई, वो सारी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब बाद में पता चलती है, जैसे कि कोई हैवी डिपॉजिट का पोजीशन, जो मैं स्टार्टिंग में बोला, अगर कोई बंदा रेंट पे है वो, तो पहले वो प्रॉपर्टी है ना उसको वैकेंट करवाइए, उसके बाद ही उसके अंदर 1 रुपया भी उसके अंदर डालिए। बोलो भाई मेरे को वैकेंट चाहिए वो प्रॉपर्टी, या तो तुम्हारे क्या बोलते पोजीशन में चाहिए या तो फिर वो प्रॉपर्टी खाली चाहिए, ऐसा बोले तो मैं सौदा करूँगा, ठीक है। और ये सब चीज़ के अंदर मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ना अगर हो सके तो हज़ार बोल रहा हूँ, कुछ 1-8 लाख रुपया ना, जैसे ज़्यादा दे देंगे वो चलेगा, लेकिन घर ऐसा रहना चाहिए जिसमें कोई बंदा, कोई किसी का ऑक्यूपेंसी नहीं रहती, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, ये कोर्ट में केसेस जाते हैं और बैंक वो कोर्ट में कैसा रहता है, जो बंदा रहता है ना उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग हमारे लॉयर हैं वो लोग जानते होंगे कि कितना मतलब बड़ा मसला है ये चीज़, किसी को बाहर निकालना घर से। और सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका घर ऑलरेडी लोन पे होगा और आप उनको कैश से खरीदें, वो बोलेंगे कि, क्योंकि बैंक्स क्या बोलती है, बैंक्स बोलती है कि हमने जिनको लोन दिए ना, हम जो चेक है ना उन्हीं से वो करेंगे, क्योंकि बैंक इतना ज़्यादा दिमाग को लोड नहीं लेती, क्योंकि उनको पता है हमारे पास एक कोलेटरलाइज उनका एसेट रखा हुआ है, तो हम जैसा बोलेंगे ना वैसा वो करेगा। हमारे से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अगर उसने किया ना तो उसका एसेट तो हमारे पास है ही ना, उसको हम लोग उसकी गर्दन पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करना है, आपने ये ध्यान देना है कि मतलब वो बंदे को जो बंदे को आपको बोलना है उसको कि भाई तू कहीं से भी पैसा लेकर आ और तू वो लोन क्लोज कर, और तब मैं चाहिए तो आप एक एस्क्रो अकाउंट क्रिएट कीजिए, या कोई भी एक थर्ड पार्टी जो एक अच्छी आपके यहाँ लोकल एरिया का कोई अगर नगर सेवक है, एमएलए या कोई भी एक जानकार पर्सन जो अच्छा पर्सन है, मतलब जो जिसे खास करके लॉयर अगर हो गया, या आप कोर्ट में एक एग्रीमेंट बना के मजिस्ट्रेट के सामने, या कोई भी इस तरीके से, मतलब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो पैसा है ना वो आप है ना डायरेक्टली जो जिसके ऊपर लोन चल रहा है ना उसके अकाउंट में डायरेक्टली मत डालिए, क्योंकि मैं ऐसे भी केसेस जानता हूँ जिन्होंने पैसा मतलब अपना पैसा वो जिसके पास लोन चल रहा है उसके पास दे, वो पैसा लेके वो फ़रार हो गया। अब वो बैंक बोल रही है कि हमारे पास तो पैसा आया नहीं, तो वो घर हम सारफेसी एक्ट के तहत हम बोला वो घर हम अपने कब्जे में ले लेंगे, आपका पैसा गया, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप कोर्ट में जाओ। तो इससे अच्छा यही है कि आप अगर आपको, मैं तो बोलता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, दिमाग को बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, तो इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप है ना ऐसे बंदे का घर लो ही मत, सिंपल सी बात है
है ना। आप ऐसे बंदे का घर लो ही मत जो बंदा बोल रहा है कि तुम मेरे अकाउंट में डालो फिर मैं उसको वो क्लियर करूँगा। आप बोलो भाई तू क्लियर कर, हम पैसा देखो देंगे, अगर भरोसा नहीं है तो जाने दे, ठीक है, तू देख ले तेरा क्या। हमको तो लेने की कमिटमेंट है, हम इधर ही है, ये हमारा आधार नंबर है, पैन नंबर है, हमारा डिटेल्स है, हम तुमको चाहिए तो हम राइटिंग में भी देते हैं ये पर्टिकुलर अमाउंट में हमने ये घर का सौदा हमने डन करे ले, हमको लेने को हम तैयार, हम पूरा कमिटमेंट है हमारा। पर लेकिन हम लोग तेरे अकाउंट में पैसा डालेंगे नहीं। बाकी अभी वो तेरा लुकआउट है बैंक का और तेरा लुकआउट है, तू वो लोन क्लोज कर, बाद में हमसे पैसा ले और अपना मामला ऑफसेट कर ले, अपने दोस्त से ला, भाई से ला, कहीं से भी ला, ठीक है। क्योंकि लोग कैसे करते हैं 90-95% लोन हो जाता है घर के अंदर, वो लोन ले लेते हैं 95% अपना खाली स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा देते हैं, उसके अंदर बड़ी एक अमाउंट की 4 लाख 5 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो उनके जेब से बेसिकली कुछ भी नहीं गया, इनफैक्ट वो 1-1.5 लाख के प्रॉफिट में ही रहे, ठीक है ना। और प्लस वो क्या करते हैं, कोई एक नई पार्टी ढूंढते हैं मार्केट में और उससे बोलते हैं कि मेरा ये घर मेरे को बेचने का, और वो जानबूझ के आपको ना मार्केट रेट से 1-2 लाख रुपए कम ही बताएंगे, क्योंकि आपको लालच है। आप उनके अकाउंट में पूरा आपका 20-22 लाख का जो भी अमाउंट है जो आपने डील सौदा करने को आप उसके चेक डालते हैं और बाद में वो बंदा फरार हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर वो बंदा फरार हो गया तो आपको कोर्ट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, और कोर्ट बोलेगी ठीक है अभी हम उसको एब्सकॉन्डर में डालें, अभी हम उसको ढूंढ रहे हैं, और जब मिलेगा तब हम कार्रवाई करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन मार्क में आ जाता है आपका अमाउंट। और जो बंदे की वो अगर पूरी जमा पूंजी है वो बंदा तो पूरा बर्बाद हो गया ना फिर वो हिसाब से। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, ये चीज़ खास करके सोचिए कि किसी के भी अकाउंट में आपको जो लोन वाला घर है उसका पैसा आपको नहीं डालना है उसके अकाउंट में। उसको बोलना भाई तू लोन क्लियर, वो पहले लोन क्लियर कर, मेरे को बैंक की NOC दिखा, फिर मैं तेरे अकाउंट में पैसा डालूंगा, मैं पहले सेल डीड बनाऊंगा। और अगर सेल डीड नहीं भी अगर मैंने सेल डीड नहीं भी बनाया, समझ लो मैं सेल एग्रीमेंट भी बनाया, तो सेल एग्रीमेंट भी वैलिड रहता है, कोई बात नहीं है। आप 1-2 लाख रुपए देके सेल एग्रीमेंट बना दो, बोल उसके अंदर लिखो कि बचा हुआ पैसा मैं क्या बोलते जब मेरे हाथ में पोजीशन आ जाएगा उसके अंदर वो डेट को मैं पोजीशन नहीं गया तो मैं सेल एग्रीमेंट हो गया, उसके सेल एग्रीमेंट वहाँ से आ गया ना, 2-4 दिन लगता है उसको आने के लिए, वहाँ पे स्टैंप लग के आता है सब रजिस्टर का स्टैंप लग के आ गया ना, उसके जैसे मेरे हाथ में सब रजिस्टर का स्टैंप लग के आने के बाद में मैं आपको पेमेंट, आप एग्रीमेंट में आप वो सब चीज़ मेंशन कर दो, मैं बची हुई पेमेंट आपको तब दे दूँगा, मतलब उसको चेक भी दे सकते हो एडवांस पोस्ट डेटेड का, ठीक है ना। उसके अंदर पोस्ट डेटेड का इन द सेंस सिग्नेचर नहीं करना आपको, खाली नंबर और वो डाल के देना है उसको, चलते उसके अंदर वो या तो चेक नंबर आपको उसके अंदर डाल देना, बाकी कुछ आपको नहीं लिखना है, खाली चेक नंबर आपको सेल एग्रीमेंट में डाल देना है, बाकी कुछ इसके अंदर आपको ना सिग्नेचर करना है ना नाम नंबर कुछ नहीं लिखना है, बस ऐसा करके आप उसको सेल एग्रीमेंट को वो भी कर सकते हो। क्या मतलब मैं चेक नंबर मैंने ऐसा दिया हो उसका डिटेल्स में डाल सकता हूँ। ये सब कुछ बातें हैं, और भी वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, अभी मेरे को जितने पॉइंट समझ में आए वो मैंने आपको बता दिए। अगर इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए रीसेल घर के रिगार्डिंग, तो आप मेरे एक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, नीचे आप जो बोलोगे मैं आपको कहते उसके अंदर रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन फंसी हुई है तो उसको मैं हेल्प करने के लिए डेफिनेटली रेडी हूँ, ठीक है। और अगर आपको वकील की नॉलेज भी, वकील से भी अगर कोई कनेक्शन चाहिए, वकील के भी नंबर चाहिए वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको देने को तैयार हूँ, ठीक है। तो मेरे को बताइए, अगर और भी कुछ टॉपिक है देखना है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोज़ और आते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।